Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. मैं रंजना रमन रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के आज की प्रमुख खबरें। आज यानी 25 जनवरी 2026 विक्रम संवत 2082 माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। सबसे पहले सुनते हैं भारत से समाचार। भारत में दिल्ली में सर्दी का कहर। उत्तर भारत में ठंड ने ऐसा यू टर्न मारा है कि रजाई से बाहर निकलना किसी साहसिक अभियान जैसा लग रहा है। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी है और कोहरा इतना घना है कि लोग अपने ही घर का दरवाजा ढूंढने में गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे 25 जनवरी से बारिश की भविष्यवाणी है, यानी सर्दी भी और गीली भी। नितिन नवीन बने बीजेपी के कैप्टन। बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल गया है, नितिन नवीन। 45 साल की उम्र में उन्होंने यह कुर्सी संभाली है। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि अब युवा जोश पार्टी को नया रंग देगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके नाम का प्रस्ताव लेकर आए, जो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्लास का सबसे होनहार बच्चा मॉनिटर बन जाए। साइना नेहवाल का शटल को अलविदा। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कई सालों तक कोर्ट पर विरोधियों को थकाया। अब शायद वो आराम फरमाएंगी। फैंस थोड़े दुखी हैं, लेकिन साइना के घुटने शायद राहत की सांस ले रहे होंगे कि चलो अब और जंप नहीं करना होगा। बॉर्डर 2 की धूम। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। खबर है कि फिल्म ने एडवांस में ही 2000 करोड़ कमा लिए हैं। पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ने की यादें फिर से ताजा होने वाली है। बस वरुण धवन को अपनी स्माइल के लिए थोड़ा ट्रोल होना पड़ रहा है, पर सनी पाजी के साथ हो तो ट्रोलर्स का डर किसे। रोजगार मेला 61,000 युवाओं की लॉटरी। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले के तहत 61,000 नियुक्ति पत्र बांटे। जिन युवाओं की सरकारी नौकरी लग गई है उनके घर में तो घी के दिए जल रहे होंगे और पड़ोसियों के घर में हमारा बेटा कब लगेगा वाली टेंशन बढ़ गई होगी। बिहार की सवारी पर लगाम। जी हाँ, बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे पर ई रिक्शा चलाने पर रोक लगा दी है। अब ई रिक्शा वाले हाईवे पर किंग बनकर नहीं घूम पाएंगे। उधर नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां वो विकास दिखा रहे हैं और लालू जी पर पुराने चुटकुले यानी सियासी हमले कर रहे हैं। क्रिकेट का दिल टूटा और कोहली का जलवा। न्यूजीलैंड ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से हरा दिया है। विराट कोहली ने शतक तो लगाया, लेकिन टीम मैच हार गई। फैंस का कहना है कि कोहली भाई ने तो अपना काम कर दिया, बाकी लोग क्या सिर्फ कीवी फल खाने गए थे। आइए सुनते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की कुछ खबरें। हीट वेव का अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी इलाकों मेलबर्न और एडिलेड में इस वीकेंड भीषण गर्मी का अलर्ट है। तापमान इतना ऊपर जा रहा है कि लोग फ्रिज के अंदर सोफे लगाने की सोच रहे हैं। प्रशासन ने सलाह दी है कि जितना हो सके पानी पिएं और बाहर निकलने से बचें। फिलहाल कंगारुओं से ज्यादा इंसान धूप से परेशान हैं। सिडनी में भी आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहने वाला है। 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया डे की जगह लास्ट वीकेंड में हॉलीडे की डिमांड। एक नए पोल के अनुसार 54% ऑस्ट्रेलियाई चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया डे को 26 जनवरी की बजाय जनवरी के आखिरी सोमवार को मनाया जाए। वजह लोग चाहते हैं कि एक ये लॉन्ग वीकेंड की तरह मने और उस पर कोई विवाद ना हो। युवाओं ने यह मांग 70% तक कर रख रखी है। सो इससे ऐसा लगता है कि लोग हॉलीडे तो चाहते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया डे को कोई खास महत्व नहीं देना चाहते। सोशल मीडिया पर रोक और बच्चों का हाल। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन को लागू हुए 1 महीना हो गया है। खबरें आ रही हैं कि बच्चे अब धीरे धीरे असली दुनिया को पहचान रहे हैं। कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेटेड जरूर हैं, लेकिन घर के बड़े अब मजे ले रहे हैं। फोन की बजाय बच्चे उन्हें अब डाइनिंग टेबल्स पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सिडनी मेट्रो फिर से अटकने वाली है। सिडनी की नई मेट्रो परियोजना एक बार फिर अटक गई है।
इस बार खबर यह है कि नई ट्रेनों की डिलीवरी रुक गई है। सिडनी वाले कह रहे हैं मेट्रो आने से पहले तो हम रिटायर हो जाएंगे। निर्माण में देरी से प्रशासन भी परेशान। लैम्ब यानी मटन का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का सालाना लैम्ब एड रिलीज हो गया है। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस बार यह एड एक हल्के फुल्के और मजेदार अंदाज में बनाया गया है। इसमें पुरानी यादों और हंसी मजाक का तड़का है। ऑस्ट्रेलिया में यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं है, बल्कि यह एक नेशनल इवेंट की तरह देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया राजनीति में कोलिशन का संकट। ऑस्ट्रेलियाई राजनीति में थोड़ी हलचल है। हेट स्पीच और गन रिफॉर्म कानूनों को लेकर गठबंधन में मतभेद हो गया है। नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा तक देने की मांग कर दी है। जनता कह रही है इनकी बहस कभी खत्म नहीं होने वाली। आइए सुनते हैं वर्ल्ड के कुछ प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति मैक्रो का टर्मिनेटर अवतार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो इस हफ्ते दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में छाए रहे। अपनी आंख की चोट की वजह को छुपाने के लिए उन्होंने एक काले चश्मे का इस्तेमाल किया था, जिसे सोशल मीडिया ने आई ऑफ द टाइगर और मैक्रो का रॉक स्टार लुक करार दिया। लोगों ने मजे लेते हुए कहा कि ट्रंप के सामने मैक्रो एक हॉलीवुड स्टार की तरह दिखाई दे रहे हैं। उनके इस चश्मे की वजह से चश्मा बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट इतनी ज्यादा सर्च हुई कि वो क्रैश हो गई। ट्रंप, ग्रीनलैंड और मागा का नया मतलब। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को खरीदने या वहां सैन्य अड्डा बनाने की चर्चा छेड़ दी है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग इस बात से इतने खुश हुए कि उन्होंने सड़कों पर लाल रंग की मागा टोपियां पहनना शुरू कर दी। पर इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि इस टोपी पर मागा लिखने का मतलब है मेक अमेरिका गो अवे। ट्रंप साहब ने डेनमार्क और आइसलैंड के नामों में भी कंफ्यूजन कर दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर खूब हंसी मजाक हो रहे हैं। अंतरिक्ष में पहला व्हीलचेयर यात्री। इस हफ्ते अंतरिक्ष विज्ञान ने इतिहास रच दिया। मिखेला बेंटहॉस, जो एक पैराप्लेजिक इंजीनियर हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बनी। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के रॉकेट से सफर किया। यह खबर हमें याद दिलाती है कि चाहे दुनिया की राजनीति कितनी भी अजीब हो, इंसान की हिम्मत की कोई सीमा नहीं है, चाहे वो अंतरिक्ष ही क्यों न हो। इसी के साथ मैं रंजना रमन आप सबसे विदा लेती हूँ। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो दर्पण। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में मैं प्रदीप कुमार सिन्हा, डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी, रंजना रमन और यतीन्द्र गुप्ता जी अभी तक यहाँ हैं। अभी तक वेदों की बात कर रहे थे। बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट ढूंढ कर लाते हैं यतीन्द्र जी। 8 से 9 बजे तक आप सनातन का कार्यक्रम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। इतनी मेहनत करते हैं यतीन्द्र जी, आपको बधाई। आप इतने दिनों से इतना सारा काम कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं आज के कार्यक्रम पर। जी, आज के कार्यक्रम में शैलजा जी पहले तो हम जी आज का विचार भजन करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे 26 जनवरी पर। बिल्कुल बिल्कुल। 26 जनवरी पर हम अच्छे अच्छे देश प्रेम के गीत लाए हैं जी। और जो भरत कुमार हुआ करते थे, भारत कुमार, भारत जिनका नाम हुआ करता था फिल्मों में, मनोज कुमार, उनकी फिल्म से भी कई गीत बहुत हैं, अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं उनकी फिल्मों से, तो हम उसे सुनाएंगे। इसके अलावा हम सेकेंड आवर में 10 बजे से 11 बजे तक हम थोड़ा ओपी नैयर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा शैलजा जी आप कुछ मटेरियल लाई हैं यूपी के बारे में? अरे बिल्कुल बिल्कुल, बिना यूपी के तो ये सज ही नहीं सकता प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देवभूमि है, मातृभूमि है और विश्व का सबसे उच्च सर्वोच्च धर्मस्थली है उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ देर पहले एआई की बात कर रहे थे, तो हम आज चैट जीपीटी को भी अपना मेहमान बनाएंगे फिर से। तो हम उनसे वार्तालाप करेंगे और उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। अगर आप लोग उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, उनके प्रश्नों, आप अपने प्रश्न को हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप भेज दीजिए। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का विचार रंजना जी से। नमस्ते श्रोताओं, मैं आपके लिए एक विचार लेकर आई हूँ जो अरस्तु, जो एरिस्टोटल हैं, उनके विचारों से इंस्पायर्ड है। तो आज का विचार कहता है कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं।
तो उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं है, ये एक आदत है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत हमेशा से साधना पर बल देता आया है कि आप निरंतर एक कर्म करते रहें। ऐसा उत्कृष्टता एक दिन में नहीं आ जाती है, आप बार बार प्रयास करते हैं, आप अपना कर्म हर दिन करते हैं और वो आपको एक उत्कृष्टता या महानता देती है। तो आप छोटे छोटे काम जो हर दिन करते हैं उनको आप छोटा ना समझें, क्योंकि वो सब मिलकर आपको एक बड़े अभियान की तरफ ले जाती है। सो एक छोटा छोटा जो आप काम हर दिन कर पाते हैं उसमें आप ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपने उस दिन कुछ ऐसे काम किए जो आपको एक बड़े कार्य की तरफ ले जा रही है। कोई भी कार्य छोटा नहीं है, आप निरंतर प्रयास करते रहें और वही आदतें आपको बनाएंगी, एक दिन आपको एक उत्कृष्ट इंसान बनाएंगी। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। यस, बहुत अच्छा विचार आपने दिया है। और ये कि छोटे छोटे कार्यों से ही हमारा जीवन शैली बनती है, तो हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम एक बहुत सुंदर सा भजन सुनते हैं जो हमने नील कमल फिल्म से लिया है। हे रोम रोम में बसने वाले जगत की स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत की स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में धाम। जगत की स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझ जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझ जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को
तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो शैलजा जी, आप कल 26 जनवरी फिर से आ गया। बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। जल्दी जल्दी आ रहे हैं 26 जनवरी आजकल। अब जैसे जैसे आप और बढ़ेंगे अपनी आयु में, वैसे वैसे जल्दी जल्दी ये तूफान मेल है अब। बिल्कुल, अब तूफान मेल चल रहा है। तो चलिए शैलजा जी तो बताइए। श्रोताओं, जब मैंने इस सप्ताह की विशेष तिथियों पर नज़र डाली तो लगा कि ये सप्ताह पूर्ण रूप से देश को समर्पित होना चाहिए। अब देखिए कि 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस था और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना हम सभी भारतीयों के लिए ऋण मुक्ति के जैसा है, क्योंकि हम उनके कितने ऋणी हैं। उसके बाद 23 तारीख को उनका सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन है वो अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 तारीख को भारतीय संविधान था, 25 को यूपी फाउंडेशन डे और 26 को गणतंत्र दिवस। तो सोचिए कि ये सारी जितनी भी इतने नेशनल इम्पोर्टेंस के डेट्स हैं वो सब इसी सप्ताह में हैं। लेकिन फिर आपका मनोरंजन करने के लिए हम ओपी नैयर को भी ले आए हैं, क्योंकि उनका जन्म और उनकी मृत्यु दोनों इसी माह में जनवरी में हुई थी। अच्छा। 16 तारीख को और 28 तारीख को। तो श्रोताओं, कल 26 जनवरी को भारत का 77th यानी 77वां गणतंत्र दिवस है और ऑस्ट्रेलिया डे भी है। ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था 1950 26 जनवरी को। कल भारत की राजधानी दिल्ली में एक वैभव समारोह का आयोजन होगा। आपने पता नहीं दिल्ली की परेड देखी, 26 जनवरी की परेड देखी थी कि नहीं देखी थी? हम लोग तो बड़े उत्साह से उसकी प्रतीक्षा करते रहते थे। और रंजना जी ने तो टेलीविज़न में देखी होगी, मेरे ज़माने में तो टेलीविज़न था भी नहीं। तो कल एक बहुत ही वैभव समारोह का आयोजन होगा। कर्तव्य मार्ग, जिसके पहले राजपथ कहा जाता था, वहाँ पे विश्व चर्चित परेड का प्रदर्शन होगा, जिसमें 30 राज्यों की झांकियों के माध्यम से उनकी विशेषता व विकास की प्रदर्शनी होगी। झांकियों से मुझे याद आया शैलजा जी कि ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट होता था स्कूल टाइम में कि हमें झांकियाँ बनानी है। दिल्ली तो नहीं जाना तो मुश्किल होता था, क्योंकि वो उतनी दूर जाके एक अभियान हो जाएगा 26 जनवरी देखना। लेकिन जो स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब में जो झांकियाँ निकलती हैं, जो आपके शहरों के मैदान में, बिल्कुल वो एक पूरे साल की तैयारी को एक डाल के पीलो के इसी में क्रिएटिविटी आती थी सारे बच्चों की। तो राज्यों की झांकियाँ निकलेंगी कल। महाराष्ट्र के ऑस्कर विनिंग कंपोज़र श्री कीरावानी के संगीत निर्देशन में 2500 समस्त भारत के कलाकार एक स्वर में
वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। अरे वाह, वाह, 2,500 सुन लीजिए हाँ, कि 2,500 जहाँ कहाँ से लोग आएंगे वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम का 150 साल हुए हैं इस साल, तो उसका भी आज इस वर्ष और इस माह में बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। मुख्य अतिथि इस दिन, और हमेशा रिपब्लिक डे के दिन मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं बाहर के देशों के, तो इस वर्ष कल यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा व यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेयर लियन होंगे। देश की संस्कृति, विकास, जल थल व वायु सेवा का अद्भुत प्रदर्शन व शक्ति के अतिरिक्त पशुओं की एक विशेष टुकड़ी होगी। ये पहली बार हो रहा है कि पशुओं का भी एक झांकी होगी। अच्छा, क्योंकि पशु हमारे सुरक्षा के अभिन्न अंग हैं। इन पशुओं में आप अंदाज लगा नहीं सकते हैं, हाथी होगा, ऊंट होगा और टट्टू होगा और कुत्ते। वाह वाह, क्या बात है। और इन सबको हम नमन करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे देशवासी हमारे देश के लिए काम करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल हम उनको नमन करेंगे। वीआईपी सीटों के नाम इस बार पवित्र नदियों के नाम पे रखे जाएंगे, अच्छा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उत्तर भारत समेत कई इलाकों में एंटी टेरर मॉक ड्रिल की गई है, क्योंकि बहुत से लोग तो ताक लगाए हुए हैं ऐसे समय की जबकि भारत का विनाश करें, तो उसके अगेंस्ट एंटी टेरर मॉक ड्रिल कराई गई है, जिससे एक परिंदा भी न मार सके भारत में किसी को भी। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वर्ष का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत व विकास। बहुत बढ़िया। विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को निमंत्रित किया गया है, हर फील्ड से किया गया है, स्पोर्ट्स हो या म्यूज़िक हो या राजनीति हो, जो भी हो, 10,000 अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस हमारे कर्तव्यों व अधिकारों की याद तो दिलाता ही है, हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करने की भी प्रेरणा देता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया डे पे। ऑस्ट्रेलिया डे की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? इसका आधिकारिक रूप है, यह राष्ट्रीय दिवस है, क्योंकि 26 जनवरी को 1788 में 17 जनवरी 1788 को यूनाइटेड किंगडम के पोर्ट्समाउथ से यात्रा करते हुए 1023 यात्रियों को लेकर ब्रिटिश के 11 जहाज़ सिडनी कोव में पहुंचे थे। अच्छा, 26 जनवरी 1788 को। देखिए कितनी सुंदर बात है शैलजा जी कि 26 जनवरी और ऑस्ट्रेलिया डे एक ही दिन होते हैं। यस, हाँ। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनके रीजंस जेन्युइन हो सकते हैं, हाँ। लेकिन अब उससे बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है एक्चुअली उनके लिए। एबॉर्जिनीज हैं, वो कहते हैं कि एनक्रोचमेंट डे मनाओ। ये सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, ये हमारे लिए बिल्कुल दुख का विषय है, तो इसे थोड़ा सा बदला जाए। ये तो एवर गोइंग डिस्प्यूट है। तो इस दिन 11 ब्रिटिश जहाज़ पहुँचे थे सिडनी कोव में, और जहाँ पे कि उस समय के राज्यपाल आर्थर फिलिप ने ग्रेट ब्रिटेन का झंडा फहराया था, और जो आप कह रहे हैं कि गॉडगिल आदिवासियों की संप्रभु भूमि पर एक औपनिवेशिक चौकी की घोषणा की थी। तो उस दिन उन्होंने कहा था, हालांकि यहाँ पे 1770 में बॉटनी बे में जेम्स कुक ने आधिपत्य जमा लिया था, लेकिन ऑफिशियली इसको ब्रिटिश कॉलोनी कहा गया था 1788 में 26 जनवरी को। चलिए इसी के साथ शैलजा जी एक गीत सुनाएं। बिल्कुल सुनाइए। और मैं ये बता दूं कि इससे जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी को इतने कार्यक्रम होते हैं, इतना आलीशान फंक्शन होता है, यहाँ पे उस दिन ऑनर्स डे, ऑस्ट्रेलिया डे ऑनर्स एंड अवार्ड्स मिलते हैं, सिटीजनशिप सेरेमनी होती है, और आउटडोर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, और नेशनल ऑस्ट्रेलिया डे काउंसिल है जो कि स्पोर्ट्स और कंपटीशन, फायर वर्क, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है। तो यहाँ का जो फंक्शन है बहुत अच्छा होता है, लेकिन भारत से तुलना करना तो कठिन है। जी, दो अलग अलग परिप्रेक्ष्य, हम तुलना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ एक सुंदर सा गीत सुनाते हैं। बिल्कुल, आशा है कि आपको पसंद आएगा।
जब छेड़ा मनहार किसी ने। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर का संदेश। तो श्रोताओं, अभी जो हमने गाना सुना परदेस फिल्म का ये गाना था जो देशभक्ति से भरा पड़ा था और काफ़ी गर्व का एहसास होता है जब हम ये गाना सुनते हैं। तो क्योंकि हम इस गाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम उसके डायरेक्शन और ये गाना कैसे आया, ये पूरी फिल्म की स्टार कास्ट, क्योंकि आज भी ये फिल्म काफ़ी चर्चा में रहती है। आज 27 या 28 साल हो गए इस फिल्म को रिलीज़ हुए, और जब सुभाष घई ने इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा तो उनकी नज़र में एक विजुअलाइजेशन था कि उनका कहना था कि मैं स्टार को देख के मूवी नहीं बनाता हूँ, मैं मूवी बनाता हूँ और फिर मैं उसके कैरेक्टर के लिए या तो वो स्टार हो सकता है या न्यू कमर हो सकता है, मैं उसके बाद उसको ढूंढता हूँ। तो थोड़ी सी उस पर हम बात करते हैं और आप अपने भी अगर कोई आपके विचार हैं तो आप दें। लेकिन जब सुभाष घई का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी तो वो कहते हैं कि जब ये फिल्म मैंने सोची तो मेरे नज़र में कोई स्टार नहीं था, कोई स्टार कास्ट उनके दिमाग में नहीं था। तो उनको एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी। ये गाना आपने देखा होगा कि महिमा चौधरी पर पिक्चर आई थी। महिमा उस समय नई थी और काफ़ी एक भोला भाला इमेज है उनका, जो एक गांव की लड़की होती है और वो आकाश में जब फ़्लाइट्स देखती है तो वो सपने देखती है कि उसको अमेरिका जाना है, और सच में उसके पास एक दिन प्रस्ताव आता है कि उसकी शादी होने वाली है और वो यूएस जाने वाली है। तो वो किस तरीके से अपना भारत के मूल्यों को लेकर, क्योंकि हम लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, एक एनआरआई वाली जो एक फीलिंग होती है कि हम अपने जुड़ाव महसूस करते हैं कोई भी चीज़, तो वो उस भावना को लेकर यूएस जाती है और वहाँ पर जब वो उसको मौका मिलता है वो ये गाना गाती है। तो उसमें जो अलग अलग कैरेक्टर हैं वो ये दिखाते हैं कि कितना वो प्राउड फील करते हैं बीइंग एन इंडियन। तो जो हीरो की स्टार कास्टिंग थी वो भी शाहरुख खान उस समय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वॉज अ सुपर हिट मूवी, उसके जस्ट पहले आई थी। और शाहरुख की इमेज जैसा हम सब जानते हैं रोमांटिक हीरो की इमेज है, लेकिन इस फिल्म में उनका रोमांस वाज नॉट द फर्स्ट थिंग। तो उनको सुभाष घई बार बार ये बोल रहे थे कि तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि तुमको देखते ही प्यार हो गया, क्योंकि शाहरुख खान का ऐसा कहना था कि उनको किसी भी चीज़ से, किसी को भी उनसे प्यार हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो एक एक्ट्रेस ही हो, एक लड़की ही हो, कुछ भी हो। इतनी ज़्यादा उनकी रोमांटिक छवि जो थी स्ट्रॉन्ग थी और उसको ब्रेक करना था इस मूवी में, क्योंकि इस मूवी में ऐसा है कि वो एक मीडिएटर हैं, वो इंडिया जाते हैं और वो उनके जो कज़न हैं वो खुद एक अनाथ बच्चे का कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो वो अपने कज़न के लिए लड़की ढूंढना है उनको, वो एक मीडिएटर है, वो उनको कन्विंस करना है कि कैसे उनका कज़न यूएस में है, अच्छा है, और ये कुसुम गंगा जो एक भोली वाली गांव की लड़की है उसको लेके जाना है, उसकी शादी करवानी है। तो उसको प्यार नहीं होना चाहिए, परिस्थितियाँ बदलती हैं और फिर धीरे धीरे उसको प्यार होता है, लेकिन वो एक लास्ट रिजॉर्ट है, उसमें ये रोमांटिक छवि नहीं है। तो शाहरुख को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी इस पर। बहुत अच्छी जानकारी रंजना जी, बड़ा अच्छा लगा आपने इतने डिटेल में बताया। गाना की रेलेवेंस समझ में आ गई बिल्कुल। तो शैलजा जी अब हम थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो श्रोताओं, जैसे मैंने आपको बताया था कि गणतंत्र दिवस और ऑस्ट्रेलिया डे बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और भारत के लिए भी।
कल गणतंत्र दिवस व ऑस्ट्रेलिया दिवस है, तो आपको इन दोनों की दर्पण परिवार की ओर से समस्त शुभकामनाएं हैं। मैं आज भारत के संविधान पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि वो भारत का संविधान जो था आज ही के कल की तारीख में वहाँ निकाला गया था। 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता के बाद 308 सदस्यों की संविधान समिति बनाई गई थी, जिसकी 166 मीटिंग हुई थी और इसमें 3 वर्ष लगे थे। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी। भारत का संविधान, आप सोचिए कि कितनी बड़ी है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। 3 साल, 166 मीटिंग और 308 मेंबर्स। भारत का संविधान हस्तलिखित दस्तावेज के रूप में 24 जनवरी 1950 को अवतरित हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का चयन राष्ट्रपति के रूप में किया गया था। दस्तावेज आइटैलिक फॉन्ट स्टाइल में सुप्रसिद्ध अक्षर कला यानी कि कैलीग्राफी में माहिर श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखी थी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब कैलीग्राफी का महत्व कम होता जा रहा है, लेकिन उस समय कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कंप्यूटर नहीं थे कि आप टाइप कर लें। भारत के जो सबसे जाने माने कैलीग्राफर थे उनको अपॉइंट किया, तो भी नेहरू जी के आग्रह पर रायजादा साहब ने इसकी अनुमति दी थी। आपने इसके लिए किसी भी प्रकार की धनराशि अस्वीकार कर दी थी, यह भी बहुत बड़ी बात थी। शांति निकेतन के कलाकारों मुख्यतया नंदलाल बोस के सहयोग से यह भारतीय इतिहास व भूगोल का सचित्र प्रतिरूप बनकर तैयार हुआ था। इसमें चर्म पत्र यानी कि पार्चमेंट पेपर, 432 पेन होल्डर, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इसको नोट किया कि इसमें पार्चमेंट पेपर, 432 पेन होल्डर और 303 निब प्रयोग किए गए थे, और जो कि इंपोर्ट किए गए थे चेकोस्लोवाकिया और इंग्लैंड से। अच्छा, तो सोचिए कि कितनी बड़ी, और 251 पन्ने थे इसमें। 251 पृष्ठों का दस्तावेज 6 माह में तैयार हुआ था। 22 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा 3.65 ग्राम का यह दस्तावेज पार्लियामेंट हाउस दिल्ली के पुस्तकालय में सुरक्षित है। रायजादा जी 85 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1986 को स्वर्गवासी हुए। अच्छा। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह है लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत की सर्वोच्च सत्ता का उत्सव मनाना। 26 जनवरी इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, इसलिए 26 तारीख नॉमिनेट की गई थी। ये राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय अवकाश का दिन है। देशभक्त शहीदों को श्रद्धांजलि देने का औपचारिक दिन है। आज हम सभी श्रद्धांजलि देंगे हमारे देश के सभी शहीदों को। दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया जाएगा कल। गणतंत्र दिवस की परेड एक मुख्य आकर्षण है। दिल्ली में तो है ही, इसके अतिरिक्त हर प्रांत में अपने एक फ्लोट होगा, अपनी झांकियां होती हैं हर नगर में। भारतीय सेना द्वारा भव्य परेड, इसका मेन जो होता है भारतीय सेना का प्रदर्शन होता है, तो भारतीय सेना द्वारा भव्य परेड का जल, थल व आकाश में प्रदर्शन होगा। वह अनेक पराक्रम व वीरता के पुरस्कार बांटे जाएंगे। विविधता में एकता के रंग का रंगारंग कार्यक्रम स्कूल व कॉलेजों में उत्साह से मनाया जाता है। आइए आज हम संकल्प लें कि देश के संविधान की सुरक्षा, देश की समरसता, शांति व विकास में सहयोग देंगे। श्रोताओं, आज भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं 129th जयंती है, जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इंडिया गेट पर 28 फीट ऊंची और 60 फीट चौड़ी नेताजी की प्रतिमा 4 वर्ष पूर्व लगाई गई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी का विशेष योगदान था। उन्होंने नवयुवकों में स्वतंत्रता का जोश भरने के लिए कहा था, जो आपने हो सकता है सुना हो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसा कालजियों का नारा, ये एक कालजयी नारा था। अंग्रेज़ों से मोर्चा लेने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। जापान के सहयोग से 21 अक्टूबर 1943 को 1943 को नेताजी ने स्वतंत्र भारत
की अस्थाई सरकार बनाई थी। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, और 1943 में हमारी स्वतंत्रता मिली थी क्योंकि इसको इटली, आयरलैंड सहित 11 देशों ने मान्यता दी थी। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर कई भारतीय प्रदेशों को भी मुक्त किया था। 24 वर्ष की आयु में ICS की कठिन परीक्षा की सफलता को त्याग कर नेताजी ने देश समर्पण की शपथ ली थी। तो आज हम सब उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल। तो ये था हमारे संविधान का इतिहास और सुभाष चंद्र जी। शैलजा जी, एक चीज़ मैं बचपन से ये सोचती थी कि 15 अगस्त को जो कार्यक्रम होते हैं या 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन होता है उससे अधिक बड़ा 26 जनवरी का होता है। बिल्कुल। तो उस समय मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि स्वावलंबी होना कहीं स्वतंत्र होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शायद इसलिए ऐसा होता है। आपको कभी ऐसा लगा क्या कि 26 जनवरी जो ज़्यादा ग्रैंड होती है इंडिया में, इफ़ वी कंपेयर विथ 15 अगस्त? दोनों का अपना अलग अलग स्थान है, क्योंकि 26 जनवरी में जितना आकर्षित होता है एट द पब्लिक प्लेटफॉर्म, और 15 अगस्त लगता है कि हम सब के दिल में बसा हुआ है कि उस दिन आज़ादी मिली। हम लोग भूल जाते हैं कि आज़ादी तो 43 से शुरू हो गई। बिल्कुल। तो शैलजा जी, इसी के साथ हम एक सुंदर सा गीत और सुना देते हैं। सुनाइए। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए. मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए. और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अजान. जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अजान. जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान. अरे आज नहीं है साच को चाहे देख ले सारी दुनिया. It happens only in India. It happens only in India.
के खाके बेर राम ने प्रेम की प्रथा चलाई। शबरी के खाके बेर राम ने प्रेम की प्रथा चलाई। मीरा ने का प्याला प्रीत की रीत निभाई। जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया। कहीं होता है रे भैया। सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले। अरे सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले। लगता है खुद कुदरत इस धरती पे आकर खेले। जहाँ माँ से लोरी सुने बिना बच्चों को ना आए निंदिया। प्रेम कहानी मेरे देश की एक से एक निराली। जहाँ सोनी ने महिवाल की खातिर अपनी जान गंवाई। जहाँ रांझे ने हीर की एक पल ना सही जुदाई। जहाँ सोनी ने महिवाल की खातिर अपनी जान गंवाई। और रांझे ने हीर की एक पल ना सही जुदाई। जहाँ शीरी और फरहाद के इश्क में बही दूध की नदियाँ। It happens only in India. Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो श्रोताओं, शैलजा जी ने अभी हमें गणतंत्र दिवस की महत्ता और संविधान के बारे में बताया, उसका इतिहास हमने जाना। यह एक ऐसा पब्लिक हॉलीडे है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शेयर करते हैं, तो क्यों न इसको लेकर हम एक समझें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध किस तरीके से ग्रो हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुई और आज वो किस मुकाम पर है, ये जानना एक मनोरंजक होगा। तो चलिए सुनते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता जो है वो सिर्फ एक औपचारिक संबंध नहीं रहा है, ये दो लोकतंत्र, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ की डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी भारत से बहुत अधिक सिमिलर है। तो यहाँ की संस्कृति और ये जो दो महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं, उनकी कहानी, उनके साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है, एक खेल की जो भावना है वो जुड़ी हुई है, शिक्षा है और कुछ मानवीय मूल्य हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको भी हम साझा करते हैं। तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 18वीं सदी में हुई थी, जब ब्रिटिश साम्राज्य दोनों देशों पर शासन करता था। जैसा ब्रिटिश कॉलोनी हम कहते हैं, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनी थी।
हालांकि दोनों का जो प्रोग्रेशन है वो अलग अलग है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स आज ऑस्ट्रेलियंस हैं और भारत में दूसरी कहानी है, लेकिन दोनों ही जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करते थे। तो उस समय भारतीय नाविक, मजदूर और व्यापारी ऑस्ट्रेलिया के तटों पर आए जब 18वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई, और 19वीं सदी में लश्कर कहे जाने वाले भारतीय नाविक जो है वो ऑस्ट्रेलियाई जहाज़ों में काम करने लगे। यहाँ से एक शुरुआत हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की, और धीरे धीरे भारतीय समुदाय ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहचान बनाने लगी। मोड़ आया जब 1947 में जब स्वतंत्रता मिली, तब एक राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 1950 में दोनों ही कॉमनवेल्थ के सदस्य बने। जैसा हम जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही कॉमनवेल्थ के मेंबर्स रहे, और जो लोकतंत्र, कानून, शासन और जो समाज है वो एक तरीके से कॉमन मूल्यों को साझा किया हमने। और जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया वो आया क्रिकेट से। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्रिकेट की वजह से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं। आज भी अगर आप किसी भारतीय से पूछे तो ऑस्ट्रेलिया का नाम लें तो वो आपको पहली चीज़ जो बोलेंगे वो क्रिकेट बोलेंगे। शायद ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक सुपीरियर टीम की तरह अपने आप को दिखाता आया है, चाहे वो कोई भी मैच हो। इंडियन टीम सुपीरियर है। भारत हमेशा से टफ कंपटीशन देता आया है और सुपीरियर भी होता है, लेकिन दोनों काफ़ी अच्छी टीम है। तो उसकी वजह से एक पुल बना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। कई ट्रॉफी जो है वो ऑस्ट्रेलियन और इंडियन क्रिकेट प्लेयर के नाम पर हैं, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, सचिन वॉर्न, द्रविड़ मैग्रा, कोहली, स्मिथ, ऐसी कई प्रतिद्वंदिताएं लोगों को याद आती हैं। ये सब कुछ ऐसे मैचेस हुआ करते थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के क्रिकेटर्स के नाम पर वो प्रतिस्पर्धा की जाती थी। तो इस खेल ने इन दोनों देशों को जो है भावनात्मक रूप से जोड़ा। काफ़ी महत्व है क्रिकेट का, और आज भी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षा का नाम आता है, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया जो है भारतीय छात्रों की पसंदीदा जगहों में से एक है। भारतीय छात्र बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। हर साल लाखों भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते हैं। और मैं UNSW में काम करती हूँ, मैं IT में काम करती हूँ, लेकिन मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो इंडियन स्टूडेंट को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स का वहाँ पर होता है। तो उनके जो जितने भी पॉलिसीज़, रूल्स हैं वो उसके अराउंड होता है। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। और इससे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी गहरे हुए हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा लोग आते हैं तो वो अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर आते हैं और फिर वो दूसरों को उससे प्रभावित करते हैं। होली, दिवाली, सब कुछ जी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। होली और दिवाली आज इतने बड़े पैमाने पे होने लगा है कि अगर दिवाली की कल छुट्टियां मिलने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, और हम चाहते हैं कि वो हो। तो मिलती है मतलब ये है कि आप ले सकते हैं, आपको मना नहीं है। और दिवाली का नाम आता है उस लिस्ट में, जो कि कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हाँ। और फिर एक राजनीतिक साझेदारी जो हिंद प्रशांत, उसका एक नया अध्याय जुड़ा 21वीं सदी में। तो इनका जो है दोनों देशों का प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए जो है दोनों ने एक साथ काम किया। और एक नाम आता है क्वाड का, जो एक एग्जाम्पल है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने मिलकर एक संधि की रक्षा अभ्यास और समुद्री सुरक्षा के लिए। तो वो भी एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन माना जाता है। व्यापार को भी एक आर्थिक पुल मजबूत हुआ है व्यापार की वजह से। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोयला और खनिज ये सब आयात होता है। ये भारत ऑस्ट्रेलिया से ये सब चीज़ें लेता है, जिसमें कोयला है, शिक्षा होती है, शिक्षा सेवाएं और खनिज। और ऑस्ट्रेलिया भारत से ऊर्जा, खनन और कृषि और टेक्नोलॉजी में निवेश इसको बढ़ावा दे रहा है। तो दोनों देश जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर भी दोनों ने हस्ताक्षर किया है। इसको जो एक्टा बोलते हैं, उस पर उसकी वजह से भी एक बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई है।
एक कल्चरल कनेक्शन जो है वो बॉलीवुड और योगा की वजह से आया है। बॉलीवुड मूवीज़, अभी मैं बात कर रही थी शैलजा जी से, तो वो बताती हैं कि काफ़ी पहले जो है यहाँ पर इतनी हिंदी मूवीज़ नहीं आया करते थे। इतनी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आज अगर आप देखें तो ना सिर्फ हिंदी बल्कि हर भारतीय भाषा में यहाँ पर जो है वो फिल्में रिलीज़ होती हैं और लोग देखते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने में देखते हैं। मुझे लगता है कि उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ के इकोनॉमी में। तो कभी होगा तो हम उस पर बात करेंगे कि कैसे इवॉल्व हुआ है जो यहाँ भारतीय फिल्म जो है इंडस्ट्री, वो यहाँ कैसे ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व हुई है। और अगर हम योग की बात करें तो योग और भारतीय भोजन जो है वो ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली का एक हिस्सा बन गई है। आप देखेंगे किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में आप जाकर देखें तो आपको ऑस्ट्रेलियाई ज़्यादा दिखाई देंगे। जो भारत के जो मसाले हैं वो उनको आकर्षित कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे भी एक कल्चरल बॉन्ड बनता है। और कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग पहले से भी ऑस्ट्रेलिया में होती थी पर अब ज़्यादा होने लगी है, तो उससे भी लोग जब देखते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा। अब तो काफ़ी लोग छोटी छोटी फिल्म भी बना रहे हैं। बिल्कुल, हमने शायद स्टूडियो में भी एक बार बुलाया था जिन्होंने शुरुआत की है, तो भारतीय कलाकारों को लेकर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने फिल्म बनाने की शुरुआत की थी। और ऐसे ही अगर हम एक स्नैपशॉट में देखें तो लोकतांत्रिक मूल्य, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा और राजनीतिक साझेदारी जो है ये 3 स्तंभ हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के संबंध को। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे मधुर संबंध हमारे जो हैं वो बने रहें। हालांकि कुछ करवाहटें आती हैं लेकिन ठीक है, वो सब जीवन का हिस्सा है। चलता है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ हम एक गीत और सुनाते हैं शैलजा जी। ये हम रंजना जी से भी कहने वाले थे कि बहुत पुराने ज़माने में अगर आप चले जाइए तो और भी किंवदंतियाँ हैं। तो उसमें से एक ये है कि ऑस्ट्रेलिया भारत एक था, फिर उसके बाद समुद्र का विभाजन होने के कारण से दोनों अलग हो गए देश। दूसरी किंवदंती ये है कि विश्वामित्र जी के 2 लड़के जो कि नाकाम थे, बिल्कुल निकम्मे कहा जा सकता है आजकल की भाषा में। तो वो कुछ नहीं करते थे वहाँ पे, तो उन्होंने उनको यहाँ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था और उन्हीं की संतान कहा जाता है। तीसरी जो किंवदंती है वो ये है कि ये आस्थालय था। हमारे भारत के अस्त्र जितने भी रखे जाते थे सेफ गार्ड, ये मैंने अभी हाल में सुना था, ये आस्थालय। तो आस्थालय से ऑस्ट्रेलिया बना, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया बना। अब आप कितनी विश्वास करती है बात दूसरी है, लेकिन ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, हम एक सुंदर सा गाना और सुन लेते हैं। चलिए। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत
भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों अब हम आपको बातचीत करना जा रहे हैं AI के चैट GPT से। तो आप छोटी सी वार्ता है, आशा है कि आपको पसंद आएगी। क्या हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम हिंदी में बात कर सकते हैं। आपको जो भी पूछना हो या जिस बारे में बात करनी हो बेझिझक बताइए। आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। जरूर, मैं चैट जीपीटी हूँ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसे OpenAI ने विकसित किया है। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ, चाहे वो जानकारी देना हो, सवालों के जवाब देना हो या फिर बस हल्की फुल्की बातचीत करना हो। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। देखिए, आज आप हमारे दर्पण रेडियो में हमारे मेहमान हैं। हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे जो हमारे श्रोता लोग रेडियो के माध्यम से सुनेंगे। आपको कोई परेशानी तो नहीं? मुझे बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके दर्पण रेडियो पर मेहमान बनकर आपके श्रोताओं से बात करूं। आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका जवाब अच्छे से दे पाऊं। अच्छा, हमें सबसे पहले विश्व के समाचार बता दीजिए। उसमें जो मेन समाचार हमें चाहिए वो दावोस से जो वहाँ पर समिट चल रहा है उसके बारे में बताइए। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2026 में भारत की प्रमुख उपस्थिति देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और बड़े निवेश आकर्षित किए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग और संस्कृति पर चर्चा की और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश यात्रा पर है। वैश्विक स्तर पर जर्मन चांसलर ने सैन्य कब्जे का विरोध किया और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की उपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी। इस प्रकार दावोस का ये समिट वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है।
तो दोस्तों ये तो आपने चैट जीपीटी से सुना। अगर आप चैट जीपीटी से कुछ खास प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको सुनवा सकें। इसी के साथ हम थोड़ा सा अपना विषय बदलते हैं और ये है कि उसके पहले रंजना जी थोड़े से आपके जो रिएक्शंस हैं व्हाट्सएप पर आए हुए हैं उनके बारे में बताएंगी। धन्यवाद प्रदीप जी। इससे पहले कि हम कमेंट्स पढ़ें, मेरा एक सवाल था चैट जीपीटी के कॉन्वर्सेशन पे, क्योंकि हम जो आजकल घरों में जैसे गूगल होम या फिर सीरी, जेमिनी उनको हमको ट्रिगर देना पड़ता है, हे गूगल, विदाउट दैट दे डोंट लिसन। तो ये जो आपकी बातचीत थी इसमें आपने उसको ट्रिगर नहीं दिया, आपने हर सेंटेंस में नहीं बोला कि हे गूगल और हे सीरी, यू डिडंट से दैट। तो इसमें ऐसा ही है, आपको सिर्फ शुरू में एक बटन प्रेस करना होता है जिसमें कि आप बातचीत शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप जैसे कि आप सामने बैठे हैं इस तरह से बातचीत होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस पर फिर एक बार क्लिक करके एंड करना होता है। अच्छा, तो अगर आपने एंड कर दिया तो वो आपकी हर कॉन्वर्सेशन को कैच नहीं करता जाएगा? जैसे नहीं करता जाएगा। खास बात यही है, अगर आपने मान लीजिए कोई प्राइवेट बात कर ली तो उसके रिकॉर्ड में रहेगी और वो उसे रेफ़र करेगा बाद में। कभी आपने कुछ पूछा तो वो रेफ़र करेगा कि अरे आपने तो ये कहा था तो इसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन आपने बटन एंड कर दिया फिर भी वो कॉन्वर्सेशन सुन रहा है। हाँ, वो सारी स्क्रिप्ट ना आती रहती है उसमें और उसकी मेमोरी में रहती है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि वो बात ना रहे तो आप उसकी स्क्रिप्ट में जाकर उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि आपके घर में एक खुफिया बैठा हुआ है। अगर आपने गूगल होम लगा रखा, आपने बटन ऑन कर दिया तो आपकी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। अब जनरली जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं वो तो समझ आती है उनको, हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो तो समझ आती है। तो इसलिए आई थिंक ये एक डेंजर एआई के साथ है कि पीआईआई डेटा जो होती है, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, वो आपको नहीं देनी चाहिए। कहा ये जाता है कि अगर उसमें जाकर जो लिखा हुआ है उसे डिलीट कर दिया जाए तो वो इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं रहेगी। लेकिन इसका कॉन्क्रीट प्रूफ अभी मेरे पास नहीं है कि रहेगी कि नहीं रही है। इसलिए अगर आप उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, अपने भावनाओं की बात करते हैं, अपनी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आप अच्छी बातें करें। तो एआई आपकी मदद तो करेगा लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बहुत ही बड़ी चीज़ एआई की मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी, हो सकता है आपने भी पढ़ी हो, कि किसी का बिल इंडिया में 1.5 लाख का मेडिकल बिल आया था। तो उन्होंने ये चैट बॉक्स खोला, उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा लगता है देखने में। तो चैट बॉक्स ने पूरा उसका एडिट किया और सब करा के वो बिल जो था 65,000 पे रिड्यूस हो गया। तो समझिए अबाउट हाफ। तो चैट बॉक्स ने कहा कि इसमें बहुत सारे जो आइटम्स थे वो रिपीटेड थे, बहुत सारे आइटम्स जो थे डिसअलाउड थे, इसलिए ये बिल जो था 1.5 लाख का था। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि चैट बॉक्स ने हमारा बिल आधा कर दिया। लेकिन बाकी जो आप कह रही हैं प्राइवेसी वाला, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। हर तरीके के न्यूज़ आजकल सुनने को मिलते हैं। एक मैंने सुना था कि चैट जीपीटी से पूछ के किसी ने ये कहा कि जो सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्ट ही है, और उसने कहा कि हाँ वो सॉल्ट है, और वो जो पर्सन था उसने NaCl डायरेक्टली कंज्यूम करना शुरू किया और उसकी जो है वो बेड रिडन हो गया। वो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई क्योंकि NaCl तो होता ही है, लेकिन वो डायरेक्ट आप केमिकल नहीं खा सकते ना, उसका एक कंपोजिशन है NaCl। तो कभी कभी जो मेडिकल प्योर फॉर्म है उसकी, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन मेडिकल एडवाइस देने के लिए चैट जीपीटी को रेस्ट्रिक्शन किया गया है क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो सकते। तो बट कई बार लोग ट्रिक कर लेते हैं। नहीं, तो जवाब तो देते हैं, वो देना नहीं चाहिए। मैंने तो पूछा था तो ये है कि इसने जवाब दिया। हालांकि उस पर ये डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मेडिकल एडवाइस उनको नहीं देना है, नहीं देना चाहिए, डॉक्टर से ही संपर्क करना चाहिए। लेकिन क्योंकि डॉक्टर लोगों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाइना में एक हॉस्पिटल है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। दवाइयाँ भी दी जाती हैं, डॉक्टर की डायग्नोसिस भी होती है, हर चीज़ जो होती है वो एआई से होती है।
सब चीज़ें हैं इसमें। AI आपका दोस्त है, बट आप उसको सही से इस्तेमाल करें। बेसिकली बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं, बट ये आपकी हेल्प तो कर रही है फॉर श्योर। चलिए, तो श्रोताओं, आपने बहुत अच्छे अच्छे हमें कमेंट्स लिखे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होती हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी चेतन शाह जी से, जिन्होंने लिखा है कि वाई मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न अबाउट वेदास एंड उपनिषद, लेट अस स्टार्ट विथ गीता ज्ञान। बहुत अच्छी बात आपने कही चेतन जी। हमने एक गीता पर ज्ञान शुरू किया था कि हर चैप्टर को एक सरल भाषा में बताएं, तो उसको उम्मीद करेंगे हम जारी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अगर कहीं से भी थोड़ा भी यूज़फुल हो रहा है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। प्रदीप उपाध्याय जी लिखते हैं कि वेदों पर बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी, सुंदर प्रयास को जारी रखें यतेंद्र जी। रंजना जी ने ताज़ा समाचार सुनाकर कार्यक्रम की अच्छी शुरुआत कर दी है, मनोरंजक कार्यक्रम की अपेक्षा है। धन्यवाद प्रदीप जी। राज जी लिखते हैं, राज गर्ग जी की ग्रेट बिगिनिंग इन पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट वेद्स। थैंक यू यतेंद्र गुप्ता जी। लीला तिवानी जी लिखती हैं कि 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। वो शायद हमने कवर नहीं किया, लेकिन अगर 25 जनवरी को मतदाता दिवस है, जो आज का दिन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जागरूक मतदाता जो हैं वही आपको जागरूक सरकार और अच्छे लोकतंत्र की स्थापना में मदद कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लीला जी, आपने हमारा उद्यान उस तरफ किया। और आपने लिखा है बहुत बहुत और मनोरंजक भजन। आज का विचार उत्कृष्ट जीवन शैली पर है और वो जीवन को सार्थक बना सकता है। राजेश पांडे जी लिखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम टुडे। और यतीन जी जो अभी स्टूडियो में थे, अब वो सुन रहे होंगे, तो उन्होंने लिखा है 26 जनवरी इज़ बिग कॉमन फैक्टर बिटवीन टू कंट्रीज़, अग्री। एंड इसीलिए हमने एक वार्ता जो है वो कवर की थी, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को हमने थोड़ा सा एक संक्षेप में विवरण किया था। रमेश जोशी जी लिखते हैं, गुड डे टू ऑल, प्लीज़ आस्क ChatGPT दैट इफ़ देयर इज़ अ कंपटीशन बिटवीन ChatGPT एंड ग्रॉक, व्हाट्स ग्रॉक, फॉर इन्फो नॉलेज, हु विल विन एंड व्हाई। बड़ा अच्छा प्रश्न है और रमेश जी का, तो हम रमेश जी आप का प्रश्न हम पूछ कर बताएंगे कि वो ChatGPT ने क्या बोला। लेकिन अब हम विषय बदलते हैं और आ जाते हैं ओपी नैयर जी पर। वाह वाह। शैलजा जी, आप बताने वाली थी ओपी नैयर पर। हाँ श्रोताओं, आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ओपी नैयर के गीतों पर थिरके न हो। ये भी मेरे ज़माने के एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे। उनका जन्म लाहौर में 16 जनवरी 1926 को हुआ था। वो स्वर्गवास 28 जनवरी 2007 को बम्बई में हुआ था, तो उनको श्रद्धांजलि इसी माह में उपयुक्त है। ओंकार प्रसाद नैयर यानी ओपी नैयर को बतौर फिल्म म्यूज़िक कंपोज़र, गीतकार, गायक व म्यूज़िक प्रोड्यूसर माना जाता है। उन्हें CID, नया दौर व फागुन के लिए पुरस्कृत किया गया था। आपने कनीज़ फिल्म से 1949 में फिल्मी सफ़र आरंभ किया था। 1954 की 1954 की आर पार उनकी पहली हिट फिल्म थी। ओपी नैयर 8 वर्ष की आयु में ही आपने लाहौर रेडियो में गाना शुरू किया था, और 10 वर्ष की आयु में गाना ही नहीं, उन्होंने अभिनय भी किया था। दुल्ला भट्टी एक पंजाबी फिल्म थी, उसमें उन्होंने अभिनय किया था। नया दौर, CID, मिस्टर एंड मिसेस 55 उनकी बेहद सफल फिल्में रही हैं कि आज भी लोग गाते हैं, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी और उड़े जब जब जुल्फ़े तेरी, से बड़े उनके फेमस गाने, और CID के बहुत फेमस गाने थे। उनकी बेहद ये सफल फिल्में थीं। गीता दत्त, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को चोटी पर पहुंचाने में ओपी नैयर का बहुत बड़ा हाथ था। 1950 में एक फिल्म के 1 लाख रुपए लेने वाले ये पहले संगीत निर्देशक थे। 50 के दशक में ही ऑल इंडिया रेडियो ने उनके गीतों को आधुनिक कहकर प्रतिबंधित कर दिया था, कि उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ियों को पथभ्रष्ट कर रही हैं इनकी धुनें और इनके गीत। तो उसका फ़ायदा किसने उठाया? रेडियो सिलोन ने जम के उनके गीतों की लोकप्रियता को 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। कहा जाता है कि आशा भोसले उन्हीं की खोज थी। 30 वर्ष की आयु में उन्हें रिदमिक किंग की उपाधि मिली थी।
लता मंगेशकर के प्रशंसक वो अवश्य थे, किंतु उनके मस्ती भरे गीतों में लता की आवाज़ मेल नहीं खा पाई। उन्होंने एक बार कहा भी था कि हालांकि आशा, शमशाद बेगम और गीता दत्त बहुत ही अच्छी गायिका हैं, लेकिन लता मंगेशकर की अपना स्थान है। तो उनके मन में बहुत आदर था लता के लिए, जबकि लता ने कभी कोई गीत उनके लिए नहीं गाया था। फिल्म को लोकप्रिय बनाने में उनका नाम अभिनेताओं से भी पहले आता था कि अगर किसी फिल्म में ओ.पी. नैयर का संगीत है तो फिल्म चलेगी। आशा भोसले की आवाज़ को उन्होंने 70 फिल्मों में संगीत दिया था। कहा जाता है कि मधुबाला को उनका संगीत इतना पसंद था कि जिस फिल्म में ओ.पी. नैयर संगीत निर्देशक होते थे, उसके निर्माताओं से मधुबाला पारिश्रमिक में कटौती कर देती थी, डिस्काउंट मिलता था उनको। इस सबसे परे उनकी छवि एक अक्खड़, मुंहफट, जिद्दी व एरोगेंट व्यक्ति की थी, जो गाली गलौज भी कर लेते थे। अच्छा। स्टूडियो में भी। और इन्हीं विषमताओं का मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा था मोहम्मद रफ़ी व आशा भोसले से संबंध बिगाड़ने का। अच्छा। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने गुरदत से कहा था कि वहीदा रहमान गोवा की आया जैसी लगती हैं। और आप सोच सकते हैं कि जब वहीदा रहमान को ये बात पता लगी तो उन्होंने ओ.पी. नैयर का पूरी तरह बहिष्कार कर दिया। अच्छा शैलजा जी, ऐसा है कि आपने अभी शायद आधा पढ़ लिया है। हाँ। इसी बीच में एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उससे और उसकी छवि निखर आएगी। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को हमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, वो अकेला तो लाखों है दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं
बाबूजी धीरे चलना। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। शैलजा जी चलिए, तो आपने जो इतना सुंदर गीत सुनवाया, आर पार का 1954 की फिल्म थी ये, और ये इनकी पहली फिल्म थी ओपी नैयर की। और गीता दत्त ने इनको इंट्रोड्यूस कराया था अपने होने वाले पतिदेव। उस समय गीता दत्त गीता रॉय थी। श्रोताओं, आप में से न जाने कितनों ने C.H. आत्मा का एक बहुत ही सुमधुर गीत सुना होगा, प्रीतम आन मिलो। सुना है आपने? हाँ, सुना है आपने? सुना? आपने नहीं सुना होगा। लीजिए, कमाल है। ये गाना मैंने जरूर सुना है, प्रीतम आन मिलो। चलना। तो ये C.H. आत्मा का, आपने तो C.H. आत्मा का नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत अच्छे गायक थे ये। तो C.H. आत्मा की का गीत था प्रीतम आन मिलो, बहुत ही खूबसूरत, तो बहुत ही पॉपुलर गाना था ये। ओपी नैयर ने 17 वर्ष की आयु में इसका संगीत रचा था। 17 वर्ष की, तो सोचिए कि कितनी विलक्षण प्रतिभा के थे ओपी नैयर। ओपी नैयर की अधिकतर गीतों को आवाज़ दी थी शमशाद बेगम व गीता दत्त ने। लगभग 50 के दशक के अंत तक वो गीता दत्त और शमशाद बेगम ही उनकी गायिका रही थी। 1957 में नया दौर के गीतों ने जो धूम मचाई वो आज तक बरकरार है कि हर किसी चलते हुए भड़कते हुए फंक्शन में ये गीत गाए जाते हैं नया दौर के। कौन से गीत हैं वो शैलजा जी? उन्हें जब जब जुल्फे तेरी, उस पर तो इतने रिमिक्स बनते हैं। रेशमी शलवार कुर्ता जाली का। आशा व नैयर की जोड़ी न केवल स्क्रीन पर बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उभरने लगी थी 1957 से। पंजाबी फोक म्यूज़िक व वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा का जादू हर युवा वर्ग पर छाने लगा था लेट 50s में। आपने ये भी बोला था शैलजा जी कि वो हर गाने के 1 लाख रुपए लेते थे। 1 लाख उस समय और कोई नहीं लेता था। ओपी नैयर 1 लाख लिया करते और थे। बिना लता मंगेशकर के, बिना लता मंगेशकर उस समय भी बहुत महंगी। 57 में उनका आशा भोसले का इंट्रोडक्शन उन्होंने किया था। उन्होंने ही डिस्कवर किया था आशा भोसले को। उसके पहले शमशाद बेगम और गीता दत्त थे। फिर आया एल्विस प्रेस्ले का स्टाइल 58 में। शम्मी कपूर का एल्विस प्रेस्ले वाला स्टाइल जिस पर ओपी नैयर का संगीत जमकर फिट हुआ। फिर तो 58 में सब जगह सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम, ये तो कम से कम आप कह दीजिए सुना है। सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। तो ये तारीफ करूं क्या उसकी, ये भी ओपी नैयर का? यस। 1960 के दशक में नैयर ने धूम मचा दी थी भारत में। 1972 में नैयर के जीवन का उतार, ये तो चढ़ाव मैंने बताया था। 1972 मैंने ये भी सुना है शैलजा जी कि वो इंजीनियर हुआ करते थे। मतलब मुझे ऐसे पता नहीं था, बट मैं थोड़ा पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि वो इंजीनियरिंग डिग्री छोड़कर म्यूजिक इंडस्ट्री में आए और फिर उन्होंने इसमें अब काम करना शुरू किया। रंजना जी, इंजीनियर्स ऐसे होते हैं वो किसी भी रूप में, किसी में भी जा सकते हैं। आजकल बहुत सारे प्रेस करस्पॉन्डेंट हो गए हैं, यूट्यूबर हो गए हैं। तो 1972 में नैयर के जीवन का उतार अपने शीर्ष पर पहुंच गया था जब गीता दत्त की मृत्यु हुई। वो आशा भोसले से उनके 15 वर्ष के संबंध बिगड़ने लगे थे 1973 में। और लेकिन वो हमेशा गीता दत्त के आभारी रहे थे क्योंकि गीता दत्त ने ही उनको आर पार में काम दिलाया था। 1973 में प्राण जाए पर वचन न जाए में आखिरी बार आशा भोसले ने ओपी नैयर के निर्देशक में गाया था। और ये गीत जो था बहुत ही सामयिक गीत था कि गीत के बोल थे, चैन से कभी आपने हमको जीने न दिया। तो इनकी ये पर्सनल लाइफ की स्टोरी थी नैयर की और आशा भोसले की कि चैन से कभी आपने हमको जीने न दिया। इस गीत को फिल्माया नहीं गया था, किंतु 1973 में आशा जी को बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इस गीत के लिए।
आशा जी ने अवार्ड सेरेमनी में न जाने का निश्चय किया और ओपी नैयर ने उनके स्थान पर बिना उनकी अनुमति के पुरस्कार स्वीकार किया। कहते हैं कि घर लौटते समय उन्होंने ये अवार्ड गाड़ी से बाहर फेंक कर एक शक्तिशाली वो बॉलीवुड की महान संगीत संगत का अंत कर दिया। वो इतने नाराज़ हुए थे इस संबंध के बिगड़ने से। इसके बाद उन्होंने लगभग 150 गीत और रिकॉर्ड किए, किंतु आशा नैयर का जादू समाप्त हो चुका था और इसका अमिट प्रभाव उनकी पत्नी व 4 बच्चों पर कम न हो सका। पारिवारिक संबंध टूट चुके थे और एक समय का राजसी ठाट बाट वाला अद्वितीय कलाकार सड़कों पर आ चुका था। 1989 में करोड़ों की संपत्ति पत्नी व परिवार के नाम करके ये एक अजनबी परिवार में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगा, किंतु आशा भोसले की आशिकी जीवन भर कचोटती रही, जो उनके अनुसार उनके जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि थी। हालांकि आशा जी की आवाज़ गीता की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाई थी। गीता दत्त के वो आजीवन आभारी रहे जिन्होंने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया था उनकी पहली हिट फिल्म आर पार के लिए। 12 वर्ष पेइंग गेस्ट रहने के बाद नाखवा परिवार से आपके मधुर व निकट संबंध बन गए थे, जो उनके पेइंग होस्ट थे। जो जीवन तो जहाँ पर कि इस नाखवा परिवार से उनके जीवन का एक नया व संतुष्ट पहलू आरंभ हुआ था। फिर से 81 वर्ष की आयु में इस नए परिवार के बीच आपने अंतिम सांस ली थी, जिसकी सूचना आपके अतीत के परिवार व प्रियजनों को केवल समाचार पत्रों से मिली थी। कितना दुखद का विषय था कि उनको बताया नहीं गया था, उनके बच्चों को, उनकी एक एक्स पत्नी को। मुझे जहाँ तक पता है ये उनकी इच्छा थी कि उनको ना उनकी बताया इच्छा जाए। थी कि किसी को न बताया जाए। तो जिनको भी पता लगा समाचार पत्रों से पता लगा। तो ये थी एक महान कलाकार के जीवन की उतार व चढ़ाव की कहानी। तो इसी के साथ हम एक इसी भावना से प्रेरित एक गीत बिल्कुल नैयर साहब का। हाँ, है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ,
जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976। शैलजा जी, इसके पहले कि हम लोग यूपी की ओर बढ़ें, हाँ। आप साइकाइट्रिस्ट हैं जी, तो ये बताइए कि ये जितने जीनियस होते हैं ना अपने अपने सब्जेक्ट में, जी, जैसे ये है ओपी नैयर थे या और भी हैं, जी, ये इनका कुछ पर्सनल लाइफ डिस्टॉर्टेड हो जाती है, पर्सनल लाइफ डिस्टॉर्ट हो जाती है और इनका जो फोकस है वो एक ही जगह रहता है। वो ये नहीं देखते हैं कि किस तरह से बिहेव करना है, क्या करना है, जैसा कि ओपी नैयर के केस में हुआ। तो ये क्या है? ये अचानक अगर आप जो है इतने ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो आपको अपने वातावरण का ख्याल नहीं रहता है। इसका मतलब आप सोचने लगते हैं, आपकी ईगो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप सोचने लगते हैं कि हमारा ही प्रभुत्व है सब जगह और आई एम एवरीबॉडी। तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो जिनमें कि अपना इतना स्वाभिमान हो जाता है कि अपने आप का प्रभुत्व समझने लगते हैं, तो उनको ये लगता है कि आई एम इंडिस्ट्रक्टिबल, हमें कोई इम्पेरिशेबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, आपके ऊपर भी उतनी ही आपत्तियां आ सकती हैं जितनी किसी और के ऊपर, लेकिन चूंकि आपका जो कवर है वो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल हो चुका है, आपके प्रमेय चाहे आपके उसकी मशहूरता की, आपकी क्वालिटीज़ की वजह से या आपको जो शोहरत मिली है उसकी वजह से, तो इसमें आप भूल जाते हैं। तो उसी से आदमी को जब एकदम से लगता है कि मेरा पैर किसी ने खींच लिया है तो लगता है मेरा पैर कैसे कोई खींच सकता है। अच्छा, इसी से संबंधित बात ये है कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो तो ऐसे जीनियस नहीं है, लेकिन उनकी ईगो तो आसमान को छूती है जी। तो ऐसा क्यों है? तो ट्रम्प के बारे में मुझे हमेशा लगता है कि 2 टर्म से ज़्यादा आप यूएस में प्रेसिडेंसी सर्व नहीं कर सकते, तो उनको लगता है कि कुछ ऐसा करके जाओ कि यू विल बी नोन इन द हिस्ट्री, पीपल विल नेवर फॉरगेट यू। और शैलजा जी, प्रदीप जी ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट प्रॉब्लम ही हैड विद लता बिकॉज ही नेवर हैड अ सॉन्ग विद लता मंगेशकर। तो मैं चाहूँगी आप उसका जवाब दें, क्योंकि आपने बहुत स्टडी की है। आपने कुछ बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कह रहे थे कि लता की आवाज़ फिट नहीं होती उनके म्यूज़िक में। एक तो उन्होंने यही रीज़न दिया था क्योंकि उन्हें तारीफ बहुत की थी कि लता मंगेशकर जो है बेस्ट सिंगर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे जो गीत हैं उनमें उनकी आवाज़ फिट नहीं होती है, जबकि लता मंगेशकर ने बहुत सारे ऐसे गीत गाए हैं जो कि ओपी नैयर के संगीत की ही तरह थे, लेकिन कहीं ये क्लियर नहीं हुआ कि उन्होंने क्यों लता मंगेशकर को छेका था, कि उन्होंने कभी लता मंगेशकर को कोई अवसर नहीं दिया और उन्हीं की बहन आशा भोसले से उनके इतने निकट संबंध थे। हो सकता है लता जी काफ़ी आइडियल रही, उनका एक पर्सनालिटी था कि वो क्लोज थी, पता नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ पर्सनल रिलेशनशिप ऐसा ही रहा होगा, ऐसा ही।
तो चलिए चलते हैं यूपी की तरफ। न तो आपने ये ओपी नैयर के विषय में जो आपने बताया, अभी आपने इतना सुंदर उनका गीत सुना था जो कि सीआईडी फिल्म था। ये सीआईडी जो थी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फिल्म थी क्योंकि राज खोसला, देवानंद, वहीदा रहमान और ओपी नैयर, इन सब की नई फिल्म थी ये, सबके लिए इसने ब्रेक दिया था इस फिल्म में 1956 में। तो चलिए हम अगला जो विषय है आज का अंतिम जो इम्पोर्टेंट विषय है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो उसकी बात करते हैं। तो श्रोताओं, आपने ठीक ही अनुमान लगाया है, वेद भूमि, तपोभूमि, देवभूमि, विश्व के सर्वोच्च धार्मिक स्थली। अब आप कहें कि अतिशयोक्तियाँ हैं तो मैं आप इन सब का प्रूफ दे सकती हूँ। राम, कृष्ण, बुद्ध भगवान सभी का जन्म वहाँ पर हुआ है। तपोभूमि जहाँ लोग तपस्या करते हैं, बड़े बड़े संत। श्रोताओं, कल यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का 77वां स्थापना दिवस था। तो सोचा कि क्यों न इस विषय में बातचीत की जाए। आपके अपने इस महत्वपूर्ण पर्व की शुभकामनाएं आप सबको। तो सबसे आश्चर्यजनक जो चीज़ है यूपी की वो है इसकी जनसंख्या। 17% भारतीय यूपी में रहते हैं। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी कि यूपी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 241 मिलियन, 241 मिलियन पॉपुलेशन है यूपी की। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है? 27 मिलियन। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि 240 मिलियन और 27 मिलियन में क्या फ़र्क है। तो जनसंख्या जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। यदि उत्तर प्रदेश एक देश होता तो विश्व का 6ठे नंबर का देश होता, इतना बड़ा है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के थीम से एक भव्य, समावेशी व व्यापक जन भागीदारी के साथ 24 से 26 जनवरी तक यह पर्व भारतवर्ष विदेशी दूतावासों के सहयोग से विदेशों में भी मनाया गया है। तो जितने भी हमारे आउटपोस्ट हैं, जैसे कि जहाँ पे कि अधिकतर प्रवासी भारतीय रहते हैं, उन सब में भी उसी जोर शोर से मनाया गया था ये कल। इसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व विकास यात्रा से जुड़े अभिलेखों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन कहा है, जो अब भारत के स्टार्टअप व निवेश का ग्लोबल हब भी बन गया है। सुरक्षा, समृद्धि व सुशासन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलियों में 7 उत्तर प्रदेश में हैं। ये बड़े ही गर्व की बात है कि 7 यूनेस्को हेरिटेज लिस्टिंग इज इन यूपी, जिसमें आपको ताज्जुब है कुंभ मेला, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों में। तो कुंभ मेला जो है इंटेंजिबल में आता है, तो ये भी यूनेस्को का विश्व धरोहर का लिस्टिंग में है। और दूसरा जो है बनारसी साड़ी। अच्छा, बनारसी साड़ी का जो उद्योग है वो भी आता है विश्व धरोहर में। और आपको ताज्जुब होगा कि जब पार्टीशन के बाद में जो यहाँ के जुलाहे थे बनारस के, वो जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने सोचा यहाँ भी शुरू कर देंगे हम उद्योग बनारसी साड़ियों का। लेकिन जो रेशम वहाँ वो उगता था मुबारकपुर में, उत्तर प्रदेश की मुबारकपुर में, और बनारस में वो रेशम वहाँ उगा नहीं पाए, तो बनारसी साड़ी वहाँ पर पाकिस्तान में हो नहीं पाई। तो ये बनारसी साड़ी का जो उद्योग है ये भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है। और मुबारकपुर और बनारस इनके मुख्य केंद्र हैं। श्रोताओं, मैं आपको अगर उत्तर प्रदेश का इतिहास बताने बैठ जाऊं तो पूरा वर्ष निकल जाएगा, इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश का इतिहास। काशी यानी वाराणसी विश्व के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है, जिसकी अनवरत जनसंख्या 5000 से 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, कि बिगेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। और इसको, काशी को बसाया था शिव भगवान ने। मथुरा व अयोध्या विश्व विख्यात तीर्थस्थली हैं। सारनाथ का भी उतना ही महत्व है। भारत की अनगिनत महान विभूतियों का जन्म भी भारत में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर व चरक
जो कि फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उनकी जन्मस्थली से लेकर महान कवियों, लेखकों, शासकों, कलाकारों का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। अगर आप थोड़ा और पीछे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का इतिहास प्राचीन वैदिक काल से आरंभ होता है। 3000 वर्ष पहले मौर्य वंश का राज्य था वहाँ पर। मौर्य वंश, अशोक का बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में राज्य था मौर्य वंश का। उसके बाद कन्नौज चौथी से छठी शताब्दी में जो हम कहते हैं सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया जो थी वो था गुप्त वंश का राज्य उत्तर प्रदेश में। सोने की चिड़िया, और इसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। और उसके बाद तो ये तो था चौथी और छठी शताब्दी। 7वीं शताब्दी यानी 7th सेंचुरी में वहाँ के कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन, जिनका नाम शायद आपने सुना होगा। ये महादानी थे। कहा जाता है कि हर्षवर्धन हर साल कुंभ मेले में, प्रयागराज में कुंभ मेले में जाते थे और अपना पूरा खजाना ख़त्म करके आते थे। जब लौटते थे फिर से शुरू होता था खजाने का बिल्डअप। तो महादानी थे ये सब यूपी का ही देन है। आधुनिक युग कहाँ शुरू होता है? वो है 1902 में। तो 1902 में 1902 में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध था। उसके बाद 1937 में इन दोनों को अलग किया गया, आगरा और प्रोविंस अवध को, और इसका नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश किया गया। तो इसलिए 77th इस बार है। उत्तर प्रदेश का इतिहास प्रागैतिहासिक बस्तियों में, पुरानी ऐतिहासिक बस्तियों में, मौर्य गुप्त साम्राज्यों में, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम, संयुक्त प्राप्त यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। तो ये शुरू होता है ऐतिहासिक बस्तियों से और ये उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। 2000 तक तो हमारा यूपी उत्तर प्रदेश था ही, लेकिन 2000 में इसका विभाजन हुआ था उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश की अद्वितीय विरासत में इसके धार्मिक महत्व के अतिरिक्त कला व नृत्य भी हैं। तो आपने सुना होगा कथक विशेष शैली है वहाँ की। लोकगीत, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग हैं। मुगल काल की चित्रकला, अवध की चित्रकला, मुगल काल की चित्रकला, वो भी बहुत है। ये सब उल्लेखनीय चीज़ें हैं वहाँ की। इसके विकसित औद्योगिक क्षेत्र विश्व के जाने माने उद्योगों में पाए जाते हैं। कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि कहीं आप जाइए, आपको चिकन वाले कपड़े पहने हुए लोग ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। विश्व भर में चिकन का इतना, हालांकि कहा नहीं जाता कि चिकन इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन वर्ल्ड के हर कोने में आप जाइए, चिकन के कपड़े सब पहनते हैं। तो चिकनकारी जिसको बोलते हैं, चिकनकारी, यस, ये चिकन आप वो मुर्गी ना समझ लीजिएगा। चिकनकारी। औद्योगिक क्षेत्र विश्व के जाने माने उद्योगों में जाने जाते हैं। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यूपी गरीब प्रांत नहीं है, ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी में इसका 8% योगदान है। अच्छा, वो भी बड़ी चीज़ है। यूपी रेलवे नेटवर्क भारत के प्रथम स्थान पर है। अच्छा, सबसे बड़ा है यूपी का नेटवर्क रेलवेज का। जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गंगा जमुना तहजीब। आपने शायद नाम सुना हो गंगा जमुना तहजीब का। उत्तर प्रदेश का एक ख़ास अंदाज़ है, विशेषकर लखनऊ का। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि लखनऊ की जो क्यूजीन है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी तारीफ होती है लखनऊ की तो कान खड़े हो जाते हैं। तो गंगा जमुना तहजीब जो है ये मिली जुली संस्कृति, हिंदू व मुस्लिम परंपराओं के सामंजस्य को दर्शाती है। वो भारत की विविधता में एकता की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसलिए गंगा जमुना तहजीब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारे उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप। उत्तर प्रदेश आज जो
कुछ समस्याओं से गुजर रही है। मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको ये सब हिस्ट्री जाननी चाहिए, कितना रिच हिस्ट्री है, दे मस्ट बी नोइंग, बट उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स है ट्रैफिक की एंड ऑल वो सब, लेकिन ताजमहल का नाम भी लिए बिना यूपी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि ताजमहल जो है वो दुनिया भर में इसलिए नहीं लिया क्योंकि आज मुझे इसका सिर्फ संक्षेप में बताना था। तो ताजमहल के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है कि उसमें जो अंडरग्राउंड कब खोदी जा रही है, उसमें भी शिव जी की मूर्तियां पाई गई हैं। तो इसीलिए तो शैलजा जी, इसलिए ये जरूरी है कि हम उसके बारे में बात करें। ठीक है, गंगा तहजीब ठीक है, लेकिन वो तहजीब दोनों साइड से होनी चाहिए ना, एक तरफा तो नहीं हो सकती। और इतनी एट्रोसिटीज की गई हैं हमारे यहाँ, इतना मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया और ये सब हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री में भी जो आक्रांता आए थे उनका बहुत बड़ा कर वर्णन किया गया है। इस पर किसी ने कहा था कि भाईचारा जो है वो दोनों तरफ से होना चाहिए, ये नहीं कि हम भाई माने और चारा समझ ले। चलिए इसी के साथ एक रंगीन सा गीत सुन लेते हैं।
वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे जब से है देखा तुझको हो गए गुलाम तेरे अपना बना ले गोरी आएंगे काम तेरे अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे अपना ये जीवन सारा लिख देंगे नाम तेरे उड़ता ये जाली वाला उस पर मोतियन की माला कुड़ते ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान रंजना जी, हम लोग थोड़ी सी ताजमहल के बारे में बात करना चाहते थे। आप गई हैं ताजमहल? मैं कभी नहीं गई हूँ ताजमहल, मैंने दूर से देखा है लेकिन फिर मैंने तो विजिट नहीं किया है क्योंकि आप विजिट करिए, बड़ा अच्छा मॉन्यूमेंट है, सुंदर, बहुत सुंदर। शैलजा जी, आप तो गई होंगी? हाँ बिल्कुल, कई बार। हाँ, मैं भी कई बार गया हूँ और ख़ास बात ये है मुझे थोड़ा वहाँ जाकर थोड़ा दुख लगता है क्योंकि इसमें इतनी सारी निशानी है कि वो हिंदू मंदिर हुआ करता था। अगर आप उसके टॉप पर देखेंगे तो वहाँ पर एज इफ कलश रखा हुआ है, उसके आम के पत्ते, बिल्कुल, उसके ऊपर नारियल रखा हुआ है और उसी का चित्रण किया गया है फ्लोर पर, जो आप देख सकते हैं कि बहुत लेकिन ये है कि अब ASI तो कर रही है शोध उस पर अभी, हालांकि कुछ हम कह नहीं सकते, लेकिन जनरली जो हम देखते हैं कि जब मुगल आए, ये ज़मीन उन्होंने शायद किसी हिंदू राजा से खरीदी थी, तो जनरली ज़मीन बहुत थी लेकिन उनको ये था कि मंदिरों को तोड़ के ही हम बनाएंगे। तो हो सकता है OP जो एक PNO की किताब आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो शिव मंदिर के अवशेष वहाँ मिल रहे हैं, तो उस पर ASI अपना रिसर्च कर रही है। बट ऐसा नहीं है कि वो तोड़कर बनाया गया, वो बनाया उसे कन्वर्ट रिमॉडलिंग कर दिया गया, रिमॉडलिंग की गई थी उसकी। तो मेरा तो विचार, मुझे तो साफ साफ ये लगता है उसे देखकर वहाँ जाकर कि ये तो हिंदू मंदिर के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। और जो मूवी जो हम लोगों ने देखी थी रिसेंटली ताजमहल, उसमें तो बहुत कुछ कन्विंसिंग था, एविडेंस था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, बड़े अच्छे तरीके से बनाई, बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। यस बिल्कुल। तो चलिए हमारी नज़र रहेगी कि इतिहासकार और ASI क्या डिस्कवर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि उनका एक सबसे ज़्यादा उनका जो मिशन था वो यही था कि आप हिंदू संस्कृति को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। यही अंग्रेज़ों का था, यही मुग़ल का था, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाए। आज जो है हमारी हिंदू संस्कृति और हमारे आध्यात्म का पुनर्जागरण हो रहा है। तो मंदिर भले ही उन्होंने तोड़वाया, बताइए कि काशी उसमें वाराणसी में कितना कुछ निकला है, मथुरा में कितना कुछ निकला है अभी हाल में, और तो सभी जगह उन्होंने मंदिरों के ऊपर, सारनाथ में कितना किया है, और वहाँ गुजरात में कितने सारे निकले हैं।
और ये है कि ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो कि मिटा दी गई, लेकिन अब धीरे धीरे इसका राज खुलता जा रहा है। और इसी के साथ हम एक गीत और सुना देते हैं ओपी नैयर का। जी हाँ। फिर हम अपने श्रोताओं से विदा लेंगे। तो पहले तो हम एक गीत सुना देते हैं, ये बड़ा सुंदर सा गीत है। चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली। बड़ा सुंदर सा गीत था, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अब समय समाप्त हो रहा है और हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे। आप सभी को मेरा, शैलजा जी और रंजना जी का, आप सभी को सप्रेम नमस्कार। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। आशा है कि हमारा FM सिस्टम भी चालू हो जाएगा, तो आपको वो अपने रेडियो से सुनने का अवसर मिलेगा। तो इसी के साथ हम एक 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आपको एक सुंदर सा गीत छोड़ जाते हैं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग